सबसे पहले हमारे पास है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, जिसको LGLM आप बोलोगे। फिर आपके पास है रॉलीज थ्योरम, आप अल्टरनेटिव इधर उधर कर लेते हैं, और कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम। तीन चीजें हैं आपके बुक में, दो मिलेंगे। कितना मिलेंगे? दो, रॉलीज और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रॉलीज थ्योरम क्या कहता है। रॉलीज थ्योरम उसको समझेंगे, मीन वैल्यू थ्योरम। तो पहली जो चीज इसमें हम पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं बच्चे? रॉलीज थ्योरम। रॉलीज थ्योरम क्या कहता है समझेगा। चल कौन सा सैलरी मिलने वाला है? हम अपना इतना ध्यान ही नहीं रखते। हाँ, रॉलीज थ्योरम देखेगा क्या कहता है। पहले इसकी वैलिडिटी समझ की, रॉलीज थ्योरम कब एप्लीकेबल है। ठीक है, पहली बात तो कहता है कि कोई एक फंक्शन है जो किसी इंटरवल a से b में डिफाइन है। ठीक है, एक फिगर बना लेते हैं समझाने के लिए आपको। ऐसा एक फिगर है आपके पास, जहां पे a वाला पॉइंट आपके पास क्या है बच्चे? a, और a वाली पॉइंट आपके पास कितनी है? b। तो हमारे पास पहली बात तो ये फंक्शन जो है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड इन a कॉमा b क्लोज इंटरवल। इसमें क्या है बच्चे? डिफाइन। इसमें क्या है? डिफाइन। तो आपको पता है कि अगर a है तो इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट आपको पता है a कॉमा एफ ऑफ ए। इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट कितनी है? b कॉमा ए वाई इक्वल टू एफ एक्स कोई कर रहा है आपके पास। ठीक है, ये आपका पॉइंट हो गया। ए वाला पॉइंट आपके a कॉमा कितना है बच्चे? एफ ऑफ ए। कोई दिक्कत है? क्लियर है इतनी बात? अच्छा, रॉलीज थ्योरम कब एप्लीकेबल है समझेंगे। पहली बात कहता है कि ये जो गिवन फंक्शन है ये कंटीन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल a कॉमा b। क्लोज इंटरवल a कॉमा मतलब वो हर पॉइंट पे इंक्लूडिंग a और b पे क्या होना चाहिए? कंटीन्यूअस। क्या होना चाहिए? दूसरा पॉइंट कि ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल a कॉमा b में, यानी ये a और b के बीच में जितने भी पॉइंट है वो सब पे क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल। सब पे क्या होना चाहिए? और तीसरा कंडीशन कि f ऑफ a और f ऑफ b की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो कहता है देयर विल बी एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू c सच दैट f डैश c इक्वल टू 0। लिख रहा, सारी बातें समझाने की कोशिश करेंगे कि पहला काम कि ये जो f ऑफ x है फंक्शन इज कंटिन्यूअस होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चे? कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल a कॉमा b। दूसरी बात इसमें क्या होना चाहिए? फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल कितना बच्चे? a कॉमा b। सॉरी, ओपन इंटरवल a कॉमा b। एंड तीसरा पॉइंट है f ऑफ a बराबर होना चाहिए कितने के बच्चे? अगर ये तीनों सेटिस्फाई हो रहा है तब कह रहे हैं देयर will be a real value, then there will be at least, क्या लिख रहे हैं बच्चे? at least one real value। वो रियल वैल्यू का नाम कुछ c दे रहा है। वन रियल वैल्यू c belongs to a कॉमा b। किसके बीच लाई करना चाहिए बच्चे? a कॉमा b such that f dash c इक्वल टू कितना हो जाए बच्चे? 0। f dash c इक्वल टू कितना हो जाए? अब इसका मतलब क्या है समझ। कहता है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करे ना तो इस दोनों पॉइंट के बीच में कम से कम एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पे dy बाई dx 0 हो रहा है। यानी ये पॉइंट यहां है फिलहाल, a वाली जो वैल्यू है a आपकी c है, जहां पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। कितना आएगा? अरे समझ पा रहा है? यानी अगर इसका हम ज्योमेट्रिकल इंटीग्रेशन की बात करें, समझना थोड़ा सा, हम ज्यादा लिखते नहीं तो हम आपको समझा देते हैं। इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करें तो अगर ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो हमें एक वैल्यू c मिलने वाली है जिस पे dy बाई dx क्या होने वाला है? 0 होने वाला है। अगर ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई होगा मतलब इफ एनी फंक्शन इज ओबे, या जो भी आप बोलना चाहे, एनी फंक्शन satisfy the given condition of Raleigh's theorem, then
एट एक्स इज इक्वल टू सी, एट एक्स इज इक्वल टू बिलोंग्स टू कितना बच्चे, ए कॉमा बी, डीवाई बाई डी एक्स जो है वो क्या होना है बच्चे, जीरो। डीवाई बाई डी एक्स क्या होना है, जीरो। यानी कहने का मतलब ये है, यहां समझ, कहने का मतलब है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो आने वाला है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स इज इक्वल टू सी पे इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस आने वाला है। क्या आने वाला है बच्चे, पैरेलल टू, क्या ये बात समझ में आई? यानी रॉलिन्स थ्योरम ये बताता है कि अगर कोई फंक्शन कंटीन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है और उसके एंड पॉइंट पे वैल्यू क्या है, इक्वल है, तो उस वैल्यू के बीच में एक कम से कम एक ऐसी वैल्यू आएगी जिसपे जब हम टेंजेंट डालेंगे तो एक्स एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो सर कम से कम आपने बोला, एटलीस्ट ज्यादा हो सकता है क्या, हाँ बिल्कुल ज्यादा हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम एक कर्व बना रहे हैं, कर्व से ही समझाएंगे कि मान ले यहां से एक फंक्शन शुरू हुआ ऐसे, ऐसे ए आपका पॉइंट क्या है बच्चे, ए, और ये पॉइंट क्या है बच्चे, बी। अब देख यहां भी डी वाई बाई डी एक्स जीरो है, देख पा रहा है क्या, यहां भी डी वाई बाई डी एक्स क्या है, यहां भी डी वाई बाई डी एक्स क्या है, और यहां भी डी वाई बाई डी एक्स क्या है। तो इसके लिए कितनी वैल्यू मिल रही है, 3। कितनी वैल्यू मिल रही है, तो ये मान लिया अगर आपके C1 है, ये पॉइंट आपका C1 है, ये पॉइंट आपका क्या है मान लो C2 है, ये पॉइंट आपका क्या है C3। तो याद रख कि C1, C2, C3 जो है वो बिलोंग्स करना चाहिए किससे, A, B के बीच। हाँ इसके अंदर ही रहना चाहिए। अब जैसे निकालता कैसे, जैसे f10x निकाला, C निकालने के लिए उसको 0 से इक्वेट किया, 0 से मान ले 5 पॉइंट मिले, कितने, 5 पॉइंट में 3 पॉइंट जो इस इंटरवल में लाई कर रहे हैं और 2 पॉइंट इस इंटरवल में लाई, तो हमारे C नहीं हो सकते। समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? जैसे मान ले फंक्शन 1 से 10 में डिफाइंड है, लेकिन तुम्हें एक C की वैल्यू 12 और 15 मिली, तो क्या वो C सही है क्या, नहीं, उस पॉइंट में तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। यानी जो रॉलिन्स थ्योरम को जो वेरीफाई करने वाले पॉइंट्स है वो हमेशा उस इंटरवल के बीच में ही होने चाहिए, और उस पॉइंट पे डी वाई बाई डी एक्स जीरो, यानी जब स्लोप डाले तो किसके पैरेलल आना चाहिए, एक्स एक्सिस के पैरेलल आना चाहिए। ये बात क्लियर है, कोई दिक्कत है? ये है आपका रॉलिन्स थ्योरम, फटाफट नोट करेगा जितनी जल्दी कर सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना कि इसको अप्लाई कैसे करना होता है वो समझ नहीं आता। उसके लिए कम से कम 10-15 क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि एप्लीकेबल कैसे। बड़ा आसान है वैसे पैटर्न को समझना कि एप्लीकेबल कैसे। क्वेश्चन दिया रहेगा, बोलेगा कि कंटीन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, आप कर्व का इक्वेशन बता दो, तो उस तरीके की चीजों में अपने आप दिखने लगता है कि यहाँ यही चीज है जो कह रहा है एक ही वैल्यू इसके बीच में लाई कर रहा है। तो ऐसा क्या चीज देता है, एक ही चीज देता है हमें, रॉलिन्स मीन वैल्यू थ्योरम, नामी मीन वैल्यू थ्योरम। दो चीजें हैं जो बड़ी कंफ्यूजिंग है कि हमें कहां एप्लीकेबल करना हो, एप्लीकेबल होता है वो हमें नहीं पता चलता है। एक और दूसरा अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन के बीच का रिलेशन, वो भी जल्दी नहीं पता चलता है कि कहां कैसे एप्लीकेबल है। ठीक है, अगली जो चीज इसमें पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मीन वैल्यू थ्योरम। अब ये क्या कहता है समझेंगे। एक कहता है कि मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है डेट y इज इक्वल टू f ऑफ x, इज फंक्शन डिफाइंड इन क्लोज इंटरवल a कॉमा b। किसमें डिफाइन है बच्चे, क्लोज इंटरवल a कॉमा b में। तो इसकी क्या कंडीशन है, तो पहली कंडीशन इसकी कहती है कि इफ इट इज कंटिन्यूअस, इट इज कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल a कॉमा b। ये बात तो आप सभी को समझ में आ गया। ओपन इंटरवल a कॉमा b मतलब उस बीच, सॉरी कंटिन्यूअस है ना, क्लोज इंटरवल a कॉमा b, यानी सारे पॉइंट पे क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस। अच्छा दूसरा पॉइंट इसमें कहता है इफ इट इज डिफरेंशिएबल, इट इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a कॉमा b, ओपन इंटरवल a कॉमा b। तो क्या कहता है, देन फिर से वही बात कहता है, देयर विल बी एट लीस्ट वन रियल वैल्यू c, one real value c such that c lies between a to b, c lies between a to, हाँ उसके बीच में लाई करना चाहिए, c belongs to a comma b, one value c such that f dash c is equal to f of b minus f of a divided by कितना बच्चे, b minus कुछ इस तरीके का। अब इसके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन को समझ में थोड़ा लेके आते हैं अपने रोल में, तो सारी चीज समझ में आएगी कि इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है।
यानी अब जो फंक्शन है वो कुछ ऐसा है, यहां से ऐसा है, समझ पा रहे? ए हमारा पॉइंट क्या है बच्चे, ए, और ए वाला हमारा पॉइंट क्या है बच्चे, बी। कोऑर्डिनेट आपको दिख गया होगा, ए कॉमा एफ ऑफ ए, बी कॉमा एफ ऑफ बी। तो कहता है कि अगर ये कंटिन्यूअस है जो कि दिख रहा है, डिफरेंशिएबल है जो कि दिख रहा है, फिलहाल हम बोल दिए कि ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, तो कहता है एक पॉइंट इन दोनों के बीच लाई करेगा कम से कम सी, जिस पे एफ डैश सी की वैल्यू कितनी होगी, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई कितना। अब दिखाते हैं इसको, ए वाले पॉइंट को लिखेगा तो ए कॉमा एफ ऑफ ए लिखेगा, और इस वाले पॉइंट को लिखेगा तो बी कॉमा एफ ऑफ बी लिखेगा। लिख दिया। मान ले इस पॉइंट को अगर ज्वाइन करता है तो एक कॉर्ड बनेगा, बना, जिसको इधर तुम पीछे की तरफ अगर एक्सटेंड करते हो तो ए वाला जो एंगल बनेगा वो कुछ थीटा बनेगा, बना, कोई दिक्कत है? अच्छा, थीटा बना। यहां एक पॉइंट ले रहा है सी, और यहां इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहा है, थोड़ा ध्यान देना, इसके पैरेलल एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर रहा है, ऐसे, ठीक है। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अच्छा, अगर इस पॉइंट पे बात हो रही है, यहां पे अगर थोड़ा सा ध्यान दे, ऐसा अगर हम एक फिगर ड्रॉ कर लें, ए थीटा है तो ए वाला भी वैल्यू क्या रहा होगा? अच्छा, ए वाला डिस्टेंस क्या सभी को दिख क्या है क्या, कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए है? नहीं, अरे ए पूरी वैल्यू एफ ऑफ बी है, इसमें से हम एफ ऑफ ए हटाने वाले हैं इस पॉइंट पे। सॉरी, अगर कुछ गड़बड़ कर रहा है क्या, रुक जा। अच्छा, ये पॉइंट सी है, ओके, रुक जा, अभी रुक जा। हाँ, अच्छा एक बात बता मुझे यहां से अब, कि अगर हम यहां से tan थीटा निकालने जा रहे हैं, क्या निकालने जा रहे हैं? इस वाले फॉर्मूले से अगर tan थीटा, तो क्या निकलने वाला है? tan थीटा इस वाले फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से यहां से अगर tan थीटा निकाल रहे हो तो यहां से ये पूरी वैल्यू, थोड़ा ध्यान देना, ए वाली वैल्यू यहां से, ए वाली है ना थीटा, थोड़ी देर के लिए इसको हटा लिया, यहां पे कंफ्यूजन हो रहा है, पूरा खींचे इसको। अब देखिए, हम इस वाले थीटा की बात कर रहे हैं, ठीक है। tan थीटा जब इसका निकालेंगे तो इसके सामने फी ये पूरी डिस्टेंस दिख रही है, और ये पूरी की पूरी बेस दिख रही है, तो ये वाली डिस्टेंस आपको कितनी दिख रही है? एफ ऑफ बी माइनस का क्या, ये वाली चीज दिख रही है आपको, और ए वाली डिस्टेंस आपको कितनी दिख रही है? इतनी, बी माइनस, दिख रहा है? अरे दिख रहा है, कोई दिक्कत? तो यहां से tan थीटा तुम क्या लिखोगे, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई नीचे क्या लिखोगे? अच्छा, ये जो tan थीटा, यही tan थीटा इसका भी है ना? अच्छा, और tan थीटा क्या देता है हमें? dy बाई dx देता है। क्या देता है? यानी अगर ये tan थीटा dy बाई dx देता है तो इस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे? c पे, किस पे? c पे। यानी अगर हम ये dy बाई dx लिख रहे हैं, यानी हम बेसिकली f डैश x लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? ये वैल्यू कितना आ रहा है? f ऑफ b माइनस का कितना, f ऑफ a डिवाइडेड बाई कितना लिख रहे हैं बच्चे? b माइनस a। आया नहीं आया? क्योंकि ये दोनों सेम दिख रहा है। अच्छा, अगर हमें c पे चेक कर रहा है, किस पे? तो c पे चेक कर रहे हैं तो f डैश c है, तो ये फॉर्मूला क्या आ गया? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई कितना आ गया बच्चे? बी माइनस ए। अरे आया नहीं आया? बात समझ आए? यानी हम बस आपको इतना समझाना चाह रहे हैं कि इस केस में, जो पिछले वाले में जब आपने dy बाई dx निकाला था, तो x एक्सिस के पैरेलल हुआ था। किसके पैरेलल हुआ था? यहां dy बाई dx जो होगा उस पॉइंट पे, वो पैरेलल टू द कॉर्ड ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल। यानी यहां क्या जो मिलेगा, यहां जो मिलेगा dy बाई dx एट x इक्वल टू c पे, एट x इक्वल टू c इज पैरेलल टू द chord joining the end points of interval। क्या ये बात समझ में आ गई? यानी यहां अगर इस पॉइंट का नाम हम a दे दे और इस पॉइंट का नाम क्या दे दे? b दे दे, तो हम बोल सकते हैं कि dy बाई dx एट c जो होगा, dy बाई dx एट इक्वल टू, ये बराबर होगा कितने के बच्चे? स्लोप ऑफ कॉर्ड AB। अरे आया नहीं आया? यानी वहां जो पैरेलल था वो x एक्सिस के पैरेलल था, यहां जो पैरेलल है किसके पैरेलल है? उस कॉर्ड के पैरेलल। वहां किसके पैरेलल था? x एक्सिस के पैरेलल। यहां किसके पैरेलल हो गया? कॉर्ड। क्या सर एक ही होगा क्या? नहीं, एक नहीं होगा, एक से ज्यादा भी हो सकता है। सर कैसे करके दिखाओ? एक कर्व इधर ड्रॉ कर देते हैं, ध्यान से देख ले। मान ले फंक्शन यहां से स्टार्ट हुआ, ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे, कुछ यहां तक चला। अब इसको जब ज्वाइन करेंगे तो एक कॉर्ड बनेगा।
एक यहां भी पैरेलल आएगा, एक यहां भी पैरेलल आएगा, एक यहां भी पैरेलल आएगा। नहीं आया? समझ रहा है? अरे ये भी इसके पैरेलल है, ये भी इसके पैरेलल है, ये भी इसके पैरेलल है, सारे इसके बीच में लाई कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं है एक ही हो, एक से ज्यादा भी हो सकता है। समझ पा रहा है क्या? अरे यार समझ में नहीं आ रहा, एक से ज्यादा भी हो सकता है। एप्लीकेशन कैसे होगा अभी बता रहे हैं हम, बस आपको अभी थ्योरम बता रहे हैं कि ये है क्या। एक में हमने देखा कि अगर ए से बी में डिफाइन है, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है और एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बराबर है, तब एक सी एग्जिस्ट करेगा जिसपे एफ डैश सी जीरो होगा, यानी डी वाई बाई डी एक्स, यानी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। एक में हमने देखा कि केवल अगर कंटिन्यूअस और उसका एंड पॉइंट इक्वल नहीं, ऑब्वियस सी बात है, तब उस केस में जो डी वाई बाई डी एक्स जो आएगा वो बेसिकली एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए, यानी बेसिकली वो आपके जो एंड पॉइंट से ज्वाइन करने पे जो लाइन बन रहा है ना, उसका जो स्लोप है उसके बराबर आएगा। समझ आ रही बात? कोई दिक्कत है? नोट कर। अभी तो फिर भी कम हो रहा है। चलिए इसको मिटा रहे हैं। लास्ट चीज इसमें बता रहे हैं, अब इसी का एक और थ्योरम है मीन वैल्यू थ्योरम, जो ज्यादा इफेक्टिव है, पैरामीट्रिक फॉर्म है। ठीक है, इसका नाम है हम नहीं बोलेंगे, आप अपना प्रोनाउंसिएशन कर लेना। ठीक है ठीक है। बेसिकली इसका आप इसको एक्सटेंडेड मीन वैल्यू थ्योरम भी बोल सकते हैं इस तरीके से। अभी क्या है समझ, किसकी क्लास है? ओके ठीक है, तो समझेंगे यहां कि ये क्या कह रहा है कि जैसे ये तो हमने पढ़ लिया, मीन वैल्यू थ्योरम हमने देख लिया यहां पे। ठीक है, अब इसी चीज को एक्सटेंड कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए दो फंक्शन दिया है, एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी। क्या दिया है? एफ ऑफ टी, मान लीजिए लीजिए दो एफ ऑफ टी एंड जी ऑफ टी, दो फंक्शन है। ये जो है आर कंटिन्यूअस है इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी एंड डिफरेंशिएबल है इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। ये बात तय है कि ये कंटिन्यूअस है, हमने बोल दिया, और ये डिफरेंशिएबल है किसमें? ए कॉमा बी क्लोज इंटरवल और ए कॉमा बी ओपन इंटरवल। ठीक है, एंड अगली चीज इसमें एक और लिख रहे हैं कि जी डैश टी जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। हाँ, ये भी बात होना चाहिए क्योंकि अभी इसका यूज हम करेंगे कि जब इसका डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे तो ये नीचे आएगा, इसका डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे तो क्या आएगा? नीचे आएगा, तो ये जीरो नहीं आना चाहिए, ये भी बात है। अच्छा, दूसरी बात समझना, अगर ऐसा होता है तब एक्सटेंडेड क्या कहता है कि इसको तो हमें बेसिकली लिखना पड़ेगा किसके टर्म में? डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में। तो यार डी वाई बाई डी टी आएगा और डी एक्स बाई डी टी आएगा। जैसे मान लो एक वाई है और एक एक्स है, आप जो भी मानना चाहें। तो यहां से कॉची थ्योरम क्या कहता है कि इस केस में एक सी लाई करेगा, देन सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। वही चीज है, अभी भी सी ही लाई कर रहा है किसके बीच में? ए कॉमा बी के बीच में, सच दैट दोनों के लिए सी लाई करेगा, यानी एफ डैश सी डिवाइड बाई कितना बचे? जी डैश सी। कुछ इस तरीके से एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी डिवाइड बाई एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, और नीचे वाला फंक्शन जी है तो जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। अच्छा, कुछ कॉमन अगर हम आपको समझाने के लिए लेके आए तो इसके नीचे भी बी माइनस ए है और इसके नीचे भी ए। एफ डैश सी हमने यहां से उठा लिया है और जी डैश सी हमने यहीं से उठाया, बस एफ की जगह क्या रख दिया? जी रख दिया, क्योंकि ये एक तरीके से आपको कैसा दिख रहा होगा? पैरामीट्रिक जैसा दिख रहा होगा। तो दोनों को अलग अलग लेके जाना है, डी वाई बाई डी टी निकालना है, डी एक्स बाई डी टी निकालना। ऊपर वाला आप मान लो वाई है तो डी वाई बाई डी टी है, नीचे वाला अगर एक्स इमेजिन कर लो तो क्या है? डी एक्स बाई। तो अगर इस तरीके का फंक्शन दिया है तो कुछ इस तरीके से हम अप्रोच करेंगे। अभी भी सी किसके बीच में लाई कर रहा है? ए से बी के बीच में ही लाई कर रहे हैं। ये सारे मीन वैल्यू थ्योरम, नाम ही क्या है? मीन वैल्यू थ्योरम। यानी मीन का मतलब क्या होता है? एक तरीके से बीच की चीज। तो ये सी कभी ए कॉमा बी से बाहर नहीं जाएगा। ए कॉमा बी यहां का है जिस इंटरवल में फंक्शन डिफाइन हो रहा है। बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन है? नोट करेगा। ये है आपका एरर्स अप्रोक्सीमेशन मीन वैल्यू थ्योरम। इस पे क्वेश्चंस अभी करने हैं, तो अगली क्लास में इस पे क्वेश्चंस करेंगे और फिर आगे की तरफ लेके चलेंगे। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें नहीं? नोट करें, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। ठीक है, पिछली क्लास में जो हमारी बातें हुई थी वो किस पे हुई थी? रॉलीज मीन वैल्यू थ्योरम पे हुई थी, और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, और इंटरमीडिएट यानी आईएमवीटी, एलएमवीटी और रॉलीज थ्योरम के बारे में बात हुई थी। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पढ़ने को बड़ा आसान है,
कहने को बड़ा सिंपल है ना कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, एफ ए इक्वल टू एफ बी है, तो रॉलिन्स थ्योरम को वेरीफाई कर रहा है या सेटिस्फाई कर रहा है। उसी तरीके से अगर कोई कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है और वो दोनों बराबर नहीं है, तो हमारा क्या है, एलएमवीटी है, यानी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम है, जहां आप एफ डॉट सी की वैल्यू क्या पढ़े हो, एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए, और एक में एफ डॉट सी इक्वल टू क्या, 0। लेकिन यहां बेसिकली से क्वेश्चन आता है तो उसको पहचानना और उसी टॉपिक का है, इस चीज को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, ज्यादा अभी क्वेश्चन हम इसमें नहीं कराएंगे, 4-5 क्वेश्चन अभी आपको कराएंगे और फिर आपको छोड़ देंगे सोचने के लिए कि आप मुझे बस पहचान के बता दो कि ये कौन सा क्वेश्चन है, इसमें क्या लगने वाला, आपको सॉल्यूशन नहीं चाहिए। आप घर पे जाओ 20, 25, 30 क्वेश्चन पीवाईक्यू से उठाओ और उसको पढ़ो और पढ़ के बस टिक लगा देना कि सर ये वाला क्वेश्चन है जो इस टॉपिक का है, कराएंगे हम। बस पहचानना सीख लो कि यहां सर एलएमवीटी लगेगा, यहां रॉलिन्स लगेगा, यहां आईएमबीटी लगेगा, बस इतना पहचानना है। हम कुछ हिंट्स आपको देके जा रहे हैं कि किस तरीके से आप पहचानोगे। पहली चीज की जो हमारे फॉर्म होते हैं इस तरीके के, वो 2-3 फॉर्म में हमारे पास आते हैं, 2-3 तरीके के पैटर्न होते हैं बेसिकली इस क्वेश्चन को अगर हम आपको समझाने की कोशिश करें। पहला जो पैटर्न होता है उसमें आप देखते हो कि एक कंडीशन दिया रहता है, ठीक है, और फिर क्या दिया रहता है, इक्वेशन दिया रहता है। कंडीशन दिया रहता है और फिर क्या दिया रहता है, यानी ये दिया रहेगा इफ समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग इज इक्वल टू दिस, एंड एक इक्वेशन दे देगा कि दिस इक्वेशन इज दिस। तो उसमें से क्या लेगा कि आप कुछ सेटिस्फाई कराइए, कुछ प्रूफ कराइए, ये सारी चीजें आपको दे देगी। पहले ही कि कंडीशन और क्या, इक्वेशन। और दूसरा इसका जो सबसे फेमस है वो है केवल इक्वेशन, ओनली इक्वेशन, क्या दिया रहेगा, ओनली। और तीसरा जो इसका फॉर्म है उसमें कहता है कि आपका दोनों जो है वो इक्वेशन ही हो। अब दोनों क्या हो, अब समझना है यहां है क्या। अगर दोनों इक्वेशन है तो आपको वहां पहचानना होगा कि उस इक्वेशन में हमेशा एक एफ ऑफ एक्स होगा और एक एफ डैश एक्स होगा। क्या होगा, एक एफ ऑफ एक्स होगा और एफ डैश एक्स होगा। और भी चीजें हम आपको बताते चल रहे हैं कि किसी क्वेश्चन में कह रहा है कि ये कोई फंक्शन है जिसकी एटलीस्ट वन वैल्यू, क्या बोल रहा है, एटलीस्ट, जैसे एटलीस्ट सुनाई देना, आपको मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में सोचना है। जैसे एटलीस्ट सुनाई दे, किसके बारे में सोचना है, अगली चीज कि किसी भी अगर डेरिवेटिव के क्वेश्चंस में आपको इन इक्वेशन दिखे, क्या दिखे, इन इक्वेशन मतलब समझता है ना, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, तो आपको एलएमवीटी के बारे में सोचना है। किसी बारे में सोचना है। अब इस सारे को हम एग्जांपल से समझाते हैं, एक छोटे से क्वेश्चन से लेके चलते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है कि इफ हम मीन वैल्यू थ्योरम की सारी चीजों को लेके चल रहे हैं, ठीक है। अभी इसमें अलग अलग क्वेश्चन है। मान लीजिए एक बहुत बहुत बेसिक सा एग्जांपल है, हर किसी ने इसको सॉल्व किया होगा अगर थोड़ी मोड़ी पढ़ाई की हो, कि क्वेश्चन ऐसा आपको बुक में मिलेगा, इफ कुछ कंडीशन दिया रहेगा लाइक ए, इस तरीके से, इफ 2a + 3b + 6c = 0, ऐसा दे दिया। इफ 2a + 3b + 6c = कितना, 0, तो कहेगा प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट एक कोई वैल्यू ले ले आप, एटलीस्ट वन रियल रूट, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल रूट, and at least one real root of ax² + bx + c, ठीक है, ax² + bx + c = 0 in 0,1, in 0,1। अगर थोड़ा मोड़ा भी पढ़ा हो ना तो इस तरीके के क्वेश्चन से आपका सामना हुआ होगा। वैसे आपके बोर्ड के सिलेबस में तो डिलीट कर दिया जाता है, ठीक है, क्यों किया जाता है हमें नहीं समझ में आता, लेकिन हम इसको पैटर्न समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां आपको दो चीज दिख रही हो, एक कंडीशन और एक इक्वेशन। कंडीशन क्या है, 3a + 2b + 6c कितने के बराबर है, 2a + 3b + 6c कितने के बराबर है, 0 के बराबर। और इक्वेशन क्या है कि हमारे पास ax² + bx + c = क्या है, 0। तो कह रहा है कि आप प्रूफ कीजिए कि जो हमारे पास ऐसा एक ऐसा रूट आएगा जो किसके बीच में लाई करेगा, 0 से किसके बीच में लाई करेगा। अच्छा, यहां कोई शब्द जो हमें मदद कर रहा हो कि ये कौन सा थ्योरम लगेगा, एटलीस्ट। तो एटलीस्ट में हम किसके बारे में सोचते हैं, कौन सा, रॉल्स थ्योरम, हाँ या ना बोल। अच्छा, ये क्या कहता है, सभी को याद है कि फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और f ऑफ 0 और f ऑफ 1 क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तब हमारा एक फंक्शन f' मिलेगा जो 0 के बराबर हो। क्या होगा, 0 के।
तो यहां समझना कि अगर इस क्वेश्चन में हम बात करें तो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि ए एफ ऑफ एक्स है या एफ डैश एक्स है। हाँ देखना क्या, थोड़ा ध्यान से पढ़। प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल रूट ऑफ दिस इक्वल टू 0। ये क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स दिया है या एफ डैश एक्स दिया है? एफ डैश एक्स दिया है। क्या दिया है? क्योंकि यही तो है जो एफ डैश सी इक्वल टू 0 दे रहा है। यानी अगर ये एफ डैश एक्स दिया है, क्या दिया है बच्चे, एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना दिया बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो जब भी इस तरीके का फॉर्म हो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। क्या कर देंगे? तभी तो हमें एफ ऑफ एक्स मिलेगा। तो आपको यहां से एफ ऑफ एक्स क्या मिलेगा, ए एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस का बी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस का सी एक्स और प्लस का डी। उम्मीद करते हैं थोड़ा मोड़ा इंटीग्रेशन सभी को आता है। क्लियर है? लेकिन क्या ये रॉलिन्स थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा क्या? अब ये आपको एक पॉलिनोमियल फंक्शन दिख रहा है ना? अगर ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, कैसा फंक्शन है बच्चे? तो हमने आपको पढ़ा रखा है कि पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होता है और हमेशा क्या होता है, चेक करने की जरूरत, बस चेक जो करना है वो चेक करना है f0 और f। अगर ये दोनों बराबर आ जाए तो हम बोल देंगे सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ या ना? f0 निकाल, यहां पे क्या तुम्हें f0 d दिख रहा है? f1 निकाल। क्या निकाल? f1 तो यहां पे आएगा a/3 प्लस का b/2 और प्लस का c और प्लस का d अलग लिख रहा है, हाँ या ना? थोड़ा ध्यान से देख तो तुम्हें यहां से दिखेगा एलसीएम लेते हुए अगर 2a प्लस का 3b और प्लस का 6c डिवाइडेड बाय कितना दिखेगा, और प्लस का, और अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ये वैल्यू कितने के बराबर है? तो तुम यहां से देख पा रहे हो कि f0 और f1 दोनों कितने के बराबर है। तो क्या ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्या? ये कंटिन्यूअस भी है, ये डिफरेंशिएबल भी है, और f ऑफ 0 और f ऑफ 1 क्या है, इक्वल है। तो ये वेरीफाई कर गए। ये -1 वाला क्वेश्चन था, बच्चों वाला क्वेश्चन, बिल्कुल नीचे लेवल का। इस तरीके क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, बस हम आपको समझाने के लिए बताए कि आपको पहचानना कैसे है। तो इस सब के मेथड में क्या है कि सबसे पहले जब इस तरीके का फॉर्म रहे, कंडीशन दिया रहे, इक्वेशन दिया रहे या इक्वेशन ही दिया रहे, तो आपको क्या करना है कि आइडेंटिफाई कर लेना है कि एफ ऑफ एक्स कौन सा है, एफ डैश एक्स क्या है, एफ डैश एक्स को इंटीग्रेट करके फंक्शन निकालना है। उसके बाद बाकी जो कंडीशन है वो आपको लगानी है। बात समझ में? इसीलिए थोड़ा सा इंटीग्रेशन यहां आना चाहिए। अगला क्वेश्चन हम थोड़ा सा ऊपर लेके चल रहे हैं, जहां पे थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कि किस तरीके की चीजें चल रही हैं। फॉर एग्जाम्पल अगला क्वेश्चन आपके पास, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से लिख सकते हो। इफ एफ एंड जी, दो फंक्शन दिया है, क्या दिया है, इफ एफ एंड जी आर डिफरेंशिएबल इन, हमारे पास दिया है 0,1 ओपन इंटरवल, 0,1 ओपन इंटरवल, सेटिस्फाइंग, कुछ सेटिस्फाई कर रहा है, ध्यान देना, सेटिस्फाइंग f of 0 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू gf1 इज इक्वल टू gf1 एंड g0 इज इक्वल टू दिया है हमारे पास 0 एंड f1 इज इक्वल टू 6, और f1 कितना दिया है बच्चे, 6। रुक जाना अभी थोड़ी देर। देन फॉर सम c बिलोंग्स टू 0 से a, पहला ऑप्शन दिया है इसमें f डैश c इज इक्वल टू g डैश c, दूसरा दिया है आपके पास f डैश c इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ g डैश c, ठीक है। तीसरा ऑप्शन दिया आपके पास c ट्वाइस ऑफ f डैश c इज इक्वल टू कितना दिया बच्चे, g डैश c, और तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन आपके पास दिया है ट्वाइस ऑफ f डैश c इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ g डैश c। ये चीजें आपके पास दी। हम उस पर जा ही नहीं रहे कि इसका सॉल्यूशन है, हम आपसे बस ये पूछना चाह रहे हैं कि इसमें रॉलिन्स थ्योरम लगेगा या लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम लगेगा। पहचानना सीख, गलत या सही सोच के बता। ये जो फंक्शन जो भी है एफ और जी, ये कह रहा है डिफरेंशिएबल है, क्या है, तो ये बात तो तय है कि कंटिन्यूअस है। ये तो बता दिया एलसीडी रूल कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसकी कंटिन्यूटी पे कोई संदेह, कंटिन्यूटी रहा होगा तभी डिफरेंशिएबल रहा होगा। बस हम आपसे ये पूछना चाह रहे कि क्या ये रॉलिन्स का क्वेश्चन है या एलएमवीटी का क्वेश्चन? एलएमवीटी का। क्यों? हाँ रीजन बताना क्यों, यही तो सोचना है। एफ ऑफ 0 कितना है, अच्छा एफ ऑफ 1 कितना है, 6। क्या ये दोनों बराबर है क्या? नहीं, यानी एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर नहीं है, यानी रॉलिन्स तो, अरे आया पकड़ में, कि अगर एफ कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, तो तीसरा कंडीशन क्या था,
एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। एफ ऑफ ए यानी एफ जीरो कितना दिया है 2 और एफ वन कितना दिया है 6, यानी ये तो बराबर, यानी बराबर नहीं है, मतलब ये रॉलिंस का प्रॉब्लम, तो किसका प्रॉब्लम है, एलएमवीटी का प्रॉब्लम है। अरे हाँ या ना। लेकिन अब ये जी इस तरीके के जो क्वेश्चन आपको दिखते हैं वो बेसिकली हमें सोचने पड़ते हैं कि थोड़ा सा क्या है, किस तरीके का है। तो हमारा सी ही तो है जो काम निकालना है, क्या निकालना है, सी। एफ डैश सी भी निकालना पड़ेगा और जी। क्या ये बात सभी को समझ में आ गया कि ये एलएमवीटी का प्रॉब्लम है? आ गया या अभी भी संदेह है? आ गया सभी को? रॉलिंस थ्योरम क्यों नहीं लग रहा है, ये सभी को क्लियर है? तो अगर आपको एलएमवीटी याद है तो एफ डैश सी की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है बच्चे, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई कितना बच्चे, बी माइनस ए, यही होता है। चल एफ डैश सी अगर निकालता है, क्या निकालता है, तो एफ ऑफ बी 6 माइनस एफ ऑफ ए 0 डिवाइडेड बाई 2 लिखा है। अच्छा कुछ गलत लिख गया, एफ ऑफ 0 2 है, ओके ठीक है 2 है। आगे नीचे क्या है, b माइनस ए 6 माइनस 2, तो ये ऊपर आ जाएगा कितना, अरे कुछ गड़बड़ लिखवा रहे हो, ओके रुक जा। एफ ऑफ बी हमारे पास 6 है माइनस एफ ऑफ ए कितना है 2 है डिवाइडेड बाई बी हमारे पास कितना है बच्चे 1 माइनस 0, यानी ये कितना आ गया 4। कोई दिक्कत है? अच्छा एफ डैश सी निकाल लिया, अब हम चल रहे हैं जी डैश सी पे। तो इसका भी फॉर्मूला यही होगा ना, जी डैश सी का फॉर्मूला क्या होगा, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस, तो जी ऑफ बी यानी जी वन कितना दिया है 2 माइनस जी ए कितना है जी जीरो दिया है क्या, हाँ जी जीरो भी 0 है, ओके ठीक है डिवाइड बाई नीचे क्या लिखेंगे 1 माइनस 0, यानी ये कितना आ गया 2। क्या ये बात समझ में आ रहा है? क्या सभी को दिख रहा है क्या कि एफ डैश सी जो है वो बेसिकली ट्वाइस ऑफ जी डैश सी? क्या ये बात सभी को समझ में आ गई क्या? अरे आया नहीं आया? देख डिफिकल्ट नहीं होता, आधे बच्चों को समझ ही नहीं आता कि कहां क्या लगानी है। बस ये बात पहचान लेना है हमें कि कहां रॉलिंस लगना है, कहां मीन वैल्यू थ्योरम लगना है, लैग्रेंज कहां आईएमडी, बस ये पहचान लिया, क्वेश्चन डिफिकल्ट होता ही नहीं है इसका, 2-3 लाइन से ज्यादा नहीं जाता। और इससे ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके कैलकुलस के नॉलेज को चेक करने के लिए पूछे जाते हैं, यानी एनालिसिस के क्वेश्चन होते हैं। उसमें सॉल्यूशन आपको नहीं, वो आपको आपके ज्ञान को प्रदर्शित करना है, मैथमेटिकल चीज ही नहीं है वो, बस एनालिसिस करना है कि जो बात कह रही है, जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो इंफॉर्मेशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर, बस क्लियर है? जल्दी जल्दी ध्यान चलाएगा थोड़ा। कह रहा है फॉर ऑल ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ डिफाइन है बच्चे आर से आर में, यानी रियल नंबर से रियल में, विथ एफ जीरो इज इक्वल टू एफ वन, विथ कंडीशन हमारे पास दिया है एफ जीरो इज इक्वल टू एफ वन इज इक्वल टू एफ डैश जीरो इज इक्वल टू 0। ये सारी वैल्यू कितने के बराबर है, 0 के बराबर है। तो इसमें ऑप्शन ए दिया है एफ डबल डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0, बी ऑप्शन दिया है एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0, सी ऑप्शन दिया है एफ डबल डैश 0 इक्वल टू 0, एंड डी ऑप्शन दिया है एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0। अब इसमें थोड़ा सा सब में कंडीशन लगाया वो लिखना है, एट एवरी पॉइंट x बिलोंग्स टू 0 से लेके 1, फॉर सम पॉइंट x बिलोंग्स टू 0 से 1, और इसका दिया है एट एवरी पॉइंट x बिलोंग्स टू 0 से 1। यहां आपका 0 ही है, ठीक है।
लिख लिया। अब देख इस क्वेश्चन में जो बातें अभी हम आपसे पूछना चाह रहे हैं वो मुझे बताना बस, कि एक क्वेश्चन पढ़ने के बाद, इतना इंफॉर्मेशन देखने के बाद, पहली बात तो सभी को लग गया होगा इतनी बात की ये मीन वैल्यू थ्योरम का ही प्रॉब्लम है, और किसी तरीके का प्रॉब्लम तो ये है नहीं। अगर आप देख के किसी के दिमाग में फंक्शन आ रहा है तो उधर की तरफ ना जाए, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज कि हमें बस इतना बता दो, आप हमें बस इतना बता दो कि ये कौन सा थ्योरम को सेटिस्फाई, मतलब किस थ्योरम का आपको लग रहा है, रॉलिस का लग रहा है या एलएमबीटी लग रहा है, आप अपने ज्ञान का प्रयोग करके हमें बता दो बस। एलएमबीटी लग रहा है, कैसे? अच्छा एक बात बताए, F0 और F1, F0 और F दोनों बराबर है ना? पहली इंफॉर्मेशन तो हमें से यही से मिल रही है कि भैया F0 और F1 दोनों कितने के बराबर है, समझ रहे हैं? यानी एक बात तो अभी फिलहाल तय हो रही है, और दूसरी बात ये कह रहा है कि ये ट्वाइस डिफरेंशिएबल है। क्या है? ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, यानी ये बात तय है कि ये कंटिन्यूअस है, और ये बात तय है कि ये डिफरेंशिएबल है क्योंकि ये ट्वाइस डिफरेंशिएबल है। यानी ये बात तो तय है कि तीनों कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। यानी अगर F की अगर हम बात करें तो तीन कंडीशन है, एक कंटिन्यूअस, दूसरा ये क्या बच्चे, डिफरेंशिएबल, और तीसरा हमें मिल गया है F0 और इज इक्वल टू F1, ये दोनों आपस में क्या है भैया, तो ये किसको सेटिस्फाई करेगा, रॉलिस थ्योरम। रॉलिस थ्योरम क्या कहता है कि अगर ऐसा होगा तो 0 और 1 के बीच में एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जिसपे dy by dx 0 होगा, यानी f' क्या होगा, 0। अच्छा एक इमेजिनरी फिगर बनाते हैं थोड़ी देर के लिए, कि अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन है जो 0 से लेके 1 तक ऐसा सुंदर सा बना लेते हैं, ये नीचे से भी हो सकता है, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि ऊपर से भी जाए, हम बस इमेजिनरी बना रहे हैं। ये आपका 0 है, ये 1 है, तो यहां एक पॉइंट C बैठा है जहां पे dy by dx यानी f' जो है वो कितना है बच्चे, हाँ, टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। कोई दिक्कत है? लेकिन प्रॉब्लम इसमें जो लेके गया है ना वो सारे डबल डिफरेंशिएबल, किसमें, हाँ, ये थोड़ा खतरनाक वाली बात। अच्छा एक बात बता, क्या सभी को दिख रहा है कि f' जो है वो 0 है? f' जो है कहां से आया है, रॉलिस थ्योरम से आया अभी अभी। अच्छा एक और बात इसमें दिया है कि f'1 जो है वो भी कितना है, एक गिवन है, ये क्या है बच्चे, एक गिवन है ना, देखना f'0 कितने के बराबर है, f'0 कितने के बराबर है, 0 है, दिया है ना, f'0 कितने के बराबर है, और हमने अभी रॉलिस थ्योरम से डिराइव किया, किससे डिराइव किया कि f' भी कितना है। अरे क्या बात समझ में आ रहा है, आ रहा है ना, और ये ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, क्या है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, ये फंक्शन क्या होगा, हाँ, ये एक बार और डिफरेंशिएट हो सकता है, यानी ये फंक्शन क्या होगा। अब ये पहला पार्ट भूल जा, हम बोल रहे हैं सारे क्वेश्चन एनालाइजेशन का, यहां पेन चलता ही नहीं है, आपके कैलकुलस के नॉलेज को चेक किया जा रहा है बस, और कुछ नहीं है। एक क्वेश्चन जो था वो बुक का कराया, बाकी सब जेईई के ही करा रहे हैं, मेंस एडवांस के ही क्वेश्चन है सारे, समझ में आ रहा है? अच्छा सुन, थोड़ा सा बात जो पकड़ने वाली बात है वो पकड़ना, कि क्या फिर से आपको एक फंक्शन दिख रहा है, ये मान ले पहला फंक्शन दिख रहा है ना, मतलब कोई फंक्शन है, अभी f' नाम का फंक्शन है, किसका नाम का फंक्शन है, अब यहां से एक फंक्शन f' दिख रहा है, क्या दिख रहा है, क्योंकि यहां से हमने दो चीजें कंक्लूड की ना, f' जो है वो 0 है, और f'0 भी कितने के बराबर है, 0, हाँ या ना। अच्छा तो पॉइंट तुम्हें 0 और 1 C और 0 दिख रहा है क्या, पॉइंट क्या दिख रहा है, C और, जिसके लिए ये जो फंक्शन है f' ये कंटिन्यूअस है, क्या है, और डिफरेंशिएबल भी है, क्या है, और इसके दोनों एंड पॉइंट पे इसकी वैल्यू बराबर भी है, यानी फिर से रॉलिस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। यानी अब जो फंक्शन है कुछ ऐसा है, देख 0 से C के लिए फिर से एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसपे f'' क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। नहीं आया, नहीं आएगा तो बोले, चर्चा होगी, इसीलिए हम स्लो ही चल रहे हैं, कोई ज्यादा जल्दी नहीं चलना, हम इधर लिख रहे हैं सारी चीजें, रुक जाए। अगर f' में प्रॉब्लम हो रहा है तो थोड़ी देर के लिए यहां से ये बात तो कंक्लूड कर लिया ना, तो ये अब ग्राफ कुछ ऐसा दिख रहा है, दिखा रहा तुम कि ये ग्राफ कुछ ऐसा दिख रहा है क्या, जहां पे ये वाला पॉइंट क्या है, C, और ये वाला पॉइंट क्या है, थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर ऐसा पॉइंट। अब ये कोई फंक्शन है जिसका नाम तुमने f' ले रखा है, क्या ले रखा है, चल तुम्हें f' पसंद नहीं है, इसका नाम दे दे gx, क्या नाम दे दे, मतलब तुमने gx को क्या लिखा है, बेसिकली f' लिखा, कोई दिक्कत है, तो तुम्हें अगर f'' चाहिए तो तुम्हें बेसिकली g' चाहिए, हाँ या ना बोल, तोड़ के बता रहे, जैसे जाना है वैसे जा। अगर अब gx की बात करेगा, किसमें, 0 और 1, 0 और C में, किसमें 0 और, gx की बात करेगा 0 और C में,
तो ये gx जो है ये कंटिन्यूअस है, क्या है बच्चे, और क्या है, डिफरेंशिएबल। और थोड़ा g जीरो निकाल के देख, e भी जीरो आ रहा है, और g c निकाल के देख, e भी जीरो आ रहा है, क्योंकि g हमने क्या माना है, f' और यहां से हमने ये बात कंक्लूड की है। तो क्या ये फिर से रॉली थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, कर रहा है, यानी फिर से कोई पॉइंट आएगा ना यहाँ पे g' आएगा, क्या आएगा, जिसपे ये जीरो रहा होगा, हाँ या ना, g' का कहने का मतलब है f" जीरो रहा होगा, हाँ या ना बोल। क्या वो सारे पॉइंट के लिए आएगा, नहीं, एक या एक से अधिक आ सकता, हमें नहीं पता, लेकिन एक पॉइंट के लिए तो आएगा ही आएगा कम से कम। यानी यहां से अगर हम इस पूरे को देखें तो कह रहा है एवरी पॉइंट, नहीं, गलत बात है, हर पॉइंट पे तो वो, क्योंकि सी के बाद तो वो जा ही नहीं रहा, और कह रहा है एट एवरी पॉइंट इन f" इक्वल टू जीरो, नहीं, ये भी संभव, देख दोनों देख, ये नहीं जीरो हो, ये भी संभव नहीं है, और जीरो हो जाए हर पॉइंट पे, ये भी संभव। रही बात इसमें, कह रहा है फॉर सम पॉइंट x बिलोंग्स टू 0 से 1, नहीं 0 से 1 तक हम जा ही नहीं रहे, किस में जा रहे हैं, 0 से c, तो एक ही कंडीशन है, f" जीरो कितने के बराबर आ रहा है भैया, 0 के बराबर, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन। एनालाइजेशन का क्वेश्चन इस तरीके का ही पूछा जाएगा, ज्यादातर क्वेश्चन आपका एनालाइजेशन का ही पूछा जाता है। इसमें कैलकुलेशन क्या, कुछ नहीं, कुछ कैलकुलस का इस्तेमाल हुआ क्या, नहीं, जो आपकी बेसिक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है उसको चेक किया गया, बस। समझ में आई बात, कोई कंफ्यूजन है, चल थोड़ा और ऊपर चलते, इसको नोट करें। अच्छा, यहां सभी लोगों को पता है ना कि के बिलोंग कर रहा है किससे बच्चे, 0 से लेके सी के बीच में, हाँ ये बात समझते चलना, थोड़ा सा अगर डाउट हो तो ये भी थोड़ा सा दिमाग में रखना। क्वेश्चन लिख लिया क्या, नहीं, अगला क्वेश्चन अपने पास, इफ एफ आर से आर में डिफाइन है, यानी रियल से रियल, इज ट्वाइस डिफरेंशियल फंक्शन, ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट f"x greater than 0 for all x belongs to r, for all x belongs to r, इसमें और इंफॉर्मेशन दिया है, एंड f1/2 is equal to 1/2 and f1 is equal to 1, f1 is equal to कितना है, 1, देन पहला ऑप्शन f'1 लेस देन इक्वल टू 0, दूसरा ऑप्शन 0 से लेके f'1 लाई करेगा 1/2 के बीच में, तीसरा ऑप्शन 1/2 से f'1 जो है वो लाई करेगा 1 के बीच में, और डी ऑप्शन है आपके पास f'1 जो आएगा वो ग्रेटर देन 1। हाँ, f"x ग्रेटर देन 0। थोड़े से इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं ना रॉलीज और मीन वैल्यू थ्योरम है, उसमें थोड़े से कंसेप्ट आपके बाकी, मतलब मोनोटोनिसिटी का भी इस्तेमाल होता है। मोनोटोनिसिटी कहने का मतलब है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इसीलिए हम थोड़ा सी स्लो चल रहे हैं, आपको बस पहचानने के लिए बोल रहे हैं। बाकी चीजें जो है वो अपन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ने के बाद थोड़ी चीजें और आसान हो जाएगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी उसका थोड़ा सा इस्तेमाल हम करेंगे। उतना तो उम्मीद करते हैं कि आपको आता होगा, नहीं आता होगा तो आ जाएगा। मिटा लिया, हो गया ये। अब इस क्वेश्चन की एक खास बात है कि इस क्वेश्चन को पहचानना और इस फंक्शन को बनाना थोड़ा अपने आप में एक अच्छे कंसेप्ट का निशानी है कि आप कितना बेहतर सोच पा रहे हैं।
यहां दो फंक्शन आपके पास दिया है, f1/2 दिया है और f1 दिया है। क्या दिया है? f1/2 दिया है और क्या दिया है बच्चे? f1 दिया है। अच्छा, लेकिन इससे कुछ चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जो आप इनपुट दे रहे हो वही आउटपुट मिल रहा है। जो आप इनपुट दे रहे हो वही आपको क्या मिल रहा है? तो बेसिकली fx जो है, अगर मान लो तुम fx यहां मानना चाह रहे हो, हम बस कोशिश कर रहे हैं डिराइव करने का, तो बेसिकली जो आप इनपुट दे रहे हो वही मिल रहा है। यानी ये कुछ ऐसा दिख रहा है, दिख रहा है? यानी आपको मन में एज्यूम करना है कि एक फंक्शन है gx जो कुछ इस तरीके का है। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई है? क्योंकि हमें जो बात करनी है वो किस पे करनी है? जी पे करनी है। किस पे करनी है? अच्छा, अब दूसरी बात कि हमारे लिए प्रॉब्लम यह है कि है कौन सा, मीन वैल्यू थ्योरम है या फिर क्या है? हाँ, मीन वैल्यू थ्योरम है आपके पास, मतलब एलएमपीटी है या फिर रॉलिस थ्योरम है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो कैसे क्या किया जाए? निकाल के चेक करें, निकाल के चेक करें। अच्छा, निकालने से चेक करने से, यहां से निकाल के चेक करते हैं, ये पॉइंट आपको पता चल जाएगा कि किस इंटरवल की बात कर रहे हैं, किस इंटरवल की बात कर रहे हैं। इंटरवल कुछ दिख रहा है? किसी को कोई गेस दिमाग में आ रहा है कि हाँ ये इंटरवल जो है इस इंटरवल से यहां से लेके यहां तक जाने की बात कर रहे हैं? 1/2 से 1। धीरे धीरे 10-15 क्वेश्चन में तो चमकने लगता है, बिल्कुल लगता है कि इससे आसान कुछ बना ही नहीं है। और सही में नहीं बना है, क्योंकि आधी जनता को तो समझ ही नहीं आ रही है। आपने भी 12th पढ़ा होगा, हमने भी 12th पढ़ा, नहीं आती समझ में, कहता क्या ही बेवकूफों वाला चीज है, वहां केवल वेरीफाई करना होता है। तो क्या सभी को इंटरवल 1/2 और 1 दिख रहा है? तो हम थोड़ी देर के लिए g 1/2 निकालना चाह रहे हैं, तो यहां से हम लिखेंगे f1/2 माइनस 1/2 लिखेंगे ना। अगर g यहां x के जगह 1/2, f1/2 कितना है हमारे पास? तो क्या ये तुम्हें 0 दिख रहा है? अच्छा, अगर तुम g1 निकाल रहे हो तब भी ये 0 ही दिख रहा है। कुछ चमका? कौन सा थ्योरम? रोलिंस। मतलब हमारे क्वेश्चन का मतलब सोचने का तरीका ही बदल चुका है। ये बात तो अब हमने तय कर ली है कि रोलिंस थ्योरम है। अगर रोलिंस थ्योरम है तो एक पॉइंट पे ये 0 हो रहा होगा। एक पॉइंट के मतलब g डैश x की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? तो अगर यहां से हम g डैश x निकालें, क्या निकालें? तो कितना आ रहा है? थोड़ा सोच कि g डैश x कितना आ रहा है। हाँ, इतना ही आ रहा है, g डैश x इक्वल टू f ऑफ x। और एक कितने के बराबर होना है? किस इंटरवल में? हाँ, 1/2 से लेके किस इंटरवल में? ये बात इतनी समझ में आ रही है? यानी यहां से अगर हम तुमसे पूछें कि ये क्या होने जा रहा है, तो यहां से आप बोल सकते हो कि f डैश x की वैल्यू जो है वो आपका यहां से 1 निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है? f डैश किसकी वैल्यू निकालना चाहते हो आप? f डैश x की वैल्यू निकालना चाहते हो, तो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। ये बात सभी को समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन है? क्योंकि ये कितने के बराबर होने वाला है? 0 के बराबर। तो आपके पास यहां से f डैश x की वैल्यू कितनी दिखने वाली है? क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब यहां थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो बात कर रहा है f डबल डैश x की। किसकी बात कर रहा है? हाँ, क्वेश्चन में कह रहा है कि f डबल डैश x ग्रेटर देन 0 है। f डबल डैश ग्रेटर देन, अब थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी मदद हमें चाहिए होगा। अगर आप उम्मीद करते हैं कि आप नाम नहीं सुने होंगे, कि कुछ लेवल का कोई पढ़ाया नहीं अभी आपको, कनकेव अप कनकेव डाउन, कनकेविटी नाम की चीज पढ़िए। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में कनकेव अप कनकेव डाउन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कभी सुना है? पूछ रहे, सुना है नहीं सुना है? नहीं सुना, ठीक है, चल कोई नहीं, कोई बात। अच्छा, ये बात सभी को पता है कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव यानी f डैश x अगर पॉजिटिव आता है तो वो इंक्रीजिंग है। ये बात तो सुना है। यहां f डैश x क्या है बच्चे? पॉजिटिव है। और f डबल डैश x भी क्या है? सोच के पकड़ के रखना है। f डबल डैश x भी क्या है? और f डैश x भी क्या है? तो ये जो f डैश 1 जो आएगा वो डेफिनेटली 1 से बड़ा ही आएगा। कि देखना, f डैश x जो है 1 है, f डैश x क्या है? तो सोचना कि एक इंक्रीजिंग फंक्शन बन रहा है। क्या बन रहा है? नहीं समझ पा रहा है? एक ऐसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन ऐसा बनता है। कहां से कहां की बात हो रही है सर? 1/2 से लेके कहां तक की बात हो रही है? और फिर से कह रहा है f डबल डैश x क्या बच्चे? हाँ, f डबल डैश x भी क्या है बच्चे? 0 से बड़ा, यानी क्या है वो आपका? पॉजिटिव है। f डबल डैश x भी क्या है?
तो अगर एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव है तो उस इंटरवल में एफ डैश वन जो होगा, थोड़ा सा इंक्रीजिंग में हम जा रहे हैं, उम्मीद करते हैं थोड़ा सा बहुत सब्र रख लेना, फिर हम आगे अभी बताएंगे कि अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसमें आप कोई भी पॉइंट लोगे 1/2 से इसके बीच में, तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आएगी? यानी ये बात तो तय है कि एफ डैश एक्स जो होगा और जो एफ डैश वन होगा, इसमें सबसे बड़ा कौन होगा? अगर एक्स कोई भी वैल्यू हम ले रहे हैं तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी? क्या ये बात समझ में आ रही है? और थोड़ी देर के लिए एफ डैश एक्स को हम 1 ले ले क्या? तो क्या तुम्हें चमक गया क्या कि डी ऑप्शन है? नहीं चमका। देख ये तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता। कुछ क्यों नहीं? क्योंकि डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आ रहा है तो डेफिनेटली इंक्रीजिंग फंक्शन ही रहा है, और इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होना है? एफ डैश एक्स पॉजिटिव होना है। यानी ये तो संभव ही, ये भी हमें लगभग देख 0 से लेकर 1/2 के बीच में यहां कहीं दिख नहीं रहा है 1/2। अच्छा चल फिर से कोशिश करते थोड़ा सा। एफ डैश एक्स 1 आया, कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसकी ये जो f1 आने वाला है ये सबसे बड़ी वैल्यू होगी। अच्छा ये जो आपने निकाला है f डैश एक्स, ये किस बारे में बात हो रही है? 1/2 से लेकर 1 के बारे में बात हो रही है, हाँ या नहीं? अच्छा इस इंटरवल में x की वैल्यू की शुरुआत, f डैश की शुरुआत आप कहां से करोगे? 1/2, और जाओगे कहां तक? सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी? तो बाकी x जो है उससे छोटी है ना, यानी f डैश एक्स जो f डैश 1 जो है वो बाकी f डैश एक्स से क्या होगा? बड़ा होगा। क्या होगा? तो इसीलिए हमने बोला कि f डैश 1 जो है वो 1 से क्या होगा? क्योंकि x के जगह हमने क्या डाला? 1 डाला। बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा इंतजार, इसको कनकेव अब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, 2 कंडीशंस होते हैं, बेसिकली 3 होते हैं। f डबल डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये ऊपर की तरफ चलता है, अभी पढ़ाएंगे, और अगर लेस देन 0 हुआ तो नीचे की। अभी इंक्रीजिंग है, ये भी क्या है? इंक्रीजिंग है, लेकिन इसका डबल डेरिवेटिव क्या आता है? नेगेटिव आता है। क्या आता है? और अगर डबल डेरिवेटिव 0 आ जाए तो ये ग्राफ ऐसे दिखने लगता है सीधा, अभी भी ये इंक्रीजिंग है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ शेप, और यही जो है वो हमें कर्व का नेचर बताता है कि कब कोई कर्व कनकेव अप से कनकेव डाउन हो रहा है, और जिस पॉइंट पे वो अपने ग्राफ के नेचर को चेंज करता है उसी पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बात करेंगे इस पर भी। हाँ, ये बात समझ में आई कैसे कंक्लूड किया? देख फिर से, ये कैसा क्वेश्चन था? एनालिसिस का ही क्वेश्चन था, यहां कुछ सॉल्व करने वाली चीज थी नहीं। ठीक है, नोट कर ले। अगला क्वेश्चन तब तक लिख लेते हैं। अब रिसेंट में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस पे हम चलते हैं थोड़ा सा, वो इनइक्वालिटी के बेस्ड क्वेश्चन है तो उस पे चलते हैं। कह रहा लेट फंक्शन आपका दिया है f, ए डिफाइन है आपका -7 से लेकर 0 क्लोज इंटरवल टू r, ठीक है। b कंटिन्यूअस ऑन हमारा इंटरवल दिया है -7, 0 क्लोज इंटरवल, ठीक है। एंड डिफरेंशिएबल इन -7, 0 ओपन इंटरवल। ये बेसिकली डेफिनेशन ही बता दिया। कह रहा इफ f -7 इज इक्वल टू -3 एंड f डैश x लेस देन इक्वल टू 2, f डैश x लेस देन इक्वल टू क्या दे दिया बच्चे? 2, for all x belongs to -7 से 0, then for all such function f, f -1 plus f0 lies in, पहला ऑप्शन दिया है -3 से लेके 11 क्लोज इंटरवल, बी ऑप्शन दिया है -∞ से लेके 20 क्लोज इंटरवल, सी ऑप्शन दिया है आपके पास -6 से लेके 20 क्लोज इंटरवल ही दिया है, डी ऑप्शन ए इनफाइनाइट ओपन रहेगा, डी ऑप्शन -∞ से 11 ओपन और कुछ। इधर हो गया, नोट कर लिया एक बार।
इसमें अभी भी कंफ्यूजन लग रहा है क्या? एफ डैश एक्स 1 आया, ये बात सभी को क्लियर है। अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसका लास्ट पॉइंट आपका क्या है? 1 है। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या रही होगी? एफ ऑफ 1 रही होगी। क्या रही होगी? जो क्या रहा होगा 1, बाकी वैल्यू उससे क्या रही होगी? छोटी रही होगी। इसीलिए एफ ऑफ 1 बाकी सारे वैल्यू के फंक्शन से क्या होगा? बड़ा होगा। इसीलिए कौन सा ऑप्शन लगाया? बी लगाया। ठीक है, अब इस पे थोड़ा सा और बताएंगे, इस पर भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो ये बात समझ में आने लगेगा कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है इंटरवल ए से बी में, किसमें? ए से, तो उसकी सबसे बड़ी वैल्यू एफ ऑफ बी होने वाली है और सबसे छोटी वैल्यू एफ ऑफ ए होने वाली है। बात समझ में आ रहा है? ये उसकी खासियत है। मिटा लिया? चल इस क्वेश्चन को देख लेते हैं लास्ट, उसके बाद फिर आगे की तरफ चलेंगे। हाँ, बस सोच के बता दे मुझे कि कौन सा थ्योरम। इस तरीके के क्वेश्चन पे स्टार लगाएगा, क्योंकि रिसेंट में ज्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं वो इनइक्वेशन के ही आ रहे हैं। किसके आ रहे हैं? इनइक्वेशन ज्यादा है। और ज्यादा अब समय नहीं है हमारे पास, तो थोड़ा सा हम लिख देते हैं कि जब भी इनइक्वेशन के क्वेश्चन है, हिंदी में लिख देते हैं, जब भी इनइक्वेशन के क्वेश्चंस आए, LMVT लगेगा। क्या लगेगा भैया? लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम ही लगेगा इनइक्वेशन के क्वेश्चन में, वहां रॉलीज थ्योरम नहीं लगेगा। एक तरीका बता रहे हैं, श्योर शॉर्ट तरीका, जो लगभग 99% क्वेश्चन में लग जाते हैं, कि जब भी इनइक्वेशंस के क्वेश्चन दिए रहे हैं, यानी आपको इनइक्वेशन दिख जाए कहीं भी क्वेश्चन में, और इस तरीके का दिया रहे कि कम से कम एक वैल्यू निकाल, दो वैल्यू निकाल, कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल दिया रहे, तो किसके बारे में सोचेंगे? लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में सोचेंगे। क्या कह रहे हैं? थोड़ा सोच एक बार, फिर से हम कोशिश करते हैं चेक करने का थोड़ा, कि यहां f -7 -3 दिया है। f -7 कितना दिया है? -3। f0 हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया, लेकिन f' जो दिया वो 2 से छोटा दिया, 2 से, और हमें f0 कहीं दिया नहीं है, तो फिलहाल तो हम अभी रॉलीज थ्योरम के केस में जा भी नहीं पा रहे हैं। बस इतना कह रहे हैं कि ये फंक्शन है जो कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है। क्या है? चलो मान लिया थोड़ी देर के लिए डिफरेंशिएबल है, तो कंटिन्यूअस तो है, लेकिन एफ ऑफ 0 के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम रॉलीज की तरफ जा नहीं सकते। इसीलिए हमने आपको मदद किया कि जब भी इनइक्वेशन दिखे, किसके बारे में सोचना है? एलएमवीटी के बारे में सोचना है। एलएमवीटी क्या कहता है? आपको पता है कि एलएमवीटी कहता है कि f' जो होगा वो होगा एफ ऑफ बी माइनस कितना बच्चे? एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई कितना बच्चे? बी माइनस ए, यही होगा। लेकिन उसके लिए इस फंक्शन का कंटिन्यूअस होना, और जो कि क्वेश्चन खुद ही कह रहा है कि ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, तो हमसे जो वैल्यू पूछ रहा है वो पूछ रहा है f-7 कितना पूछ रहा है? f-1 और f0। अब ये कहां से लेके आएंगे f-1 और f0? इंटरवल आपको दिख गया है सभी को, क्या है इंटरवल? -7 से 0। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इसी में डोमेन फंक्शन का यही है, यानी फंक्शन इसी में डिफाइन है। रेंज क्या है? R है, मतलब आउटपुट कुछ भी आए हमें कोई एतराज, लेकिन डोमेन तो फिक्स है -7 से। लेकिन -7 से 0 में तो केवल 0 ही, -7 ही दिख रहा है और 0 ही दिख रहा है। क्या दिख रहा है? लेकिन हमसे वैल्यू पूछ रहा है f-1 उसके बीच में, यानी इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में तोड़ना पड़ेगा। और एलएमवीटी कितनी बार लगाना पड़ेगा? 2 बार। क्यों? एक बात बता मुझे, कि अगर कोई -7 से 0 के बीच में कोई फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, तो क्या -7 से -1 के बीच में नहीं होगा? क्या होगा? सर ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि हमें -1 चाहिए। क्या चाहिए? यानी पहला पार्ट जो हम यहां लेने वाले हैं, वो लेने वाले हैं -7 से लेके कहां तक बच्चे, और दूसरा लेने वाले हैं -7 से लेके कहां तक। सर क्यों किया आपने ऐसा? क्योंकि -7 की वैल्यू हमें पता है, और हमें निकालना क्या है? 0 और, तो 1 से हमें क्या मिल जाएगा? 0, और 1 से क्या मिल जाएगा हमें? अरे आया नहीं आया? आसान दिख रहा है? हमें तो बहुत आसान दिखता है, लिटरली हम बता रहे। 2 प्रॉब्लम जो बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, हमें भी उस समय डिफिकल्ट दूसरों को लगता था, लेकिन हमें बड़ा आसान लगता था, क्योंकि देख कितना आसानी से जा रहा है, क्योंकि फंडा ही क्लियर होना चाहिए कैलकुलस का, बस बाकी कुछ है ही नहीं। सीधा सीधा बात है कि हमने इसका इन्वॉल्वमेंट क्यों किया? क्योंकि हमें f0 चाहिए था और f-, हम यहां से अगर डायरेक्ट करते तो हमें केवल एक ही वैल्यू मिलती, f0। क्या मिलती? अगर केवल क्वेश्चन में f0 ही पूछता तो हम इस चीज को इन्वॉल्व, लेकिन यहां बोल रहा है 2 का वैल्यू का समेशन बताओ कि किस इंटरवल में लाई करेगा। हाँ, ये है जेईई मेंस का थोड़ा सा ऊपर का लेवल, जेईई एडवांस। समझ रहा है? कोई दिक्कत है? अच्छा, सभी को फॉर्मूला याद है? क्या कहता है? f' इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। एफ ऑफ बी कितना है?
सही है, माइनस एफ ऑफ डिवाइडेड बाई, कोई दिक्कत है? और ये जो वैल्यू है वो कह रहा है कि 2 से छोटी, 2 से एफ डैश एक्स जो है वो 2 से क्या लगाएगा, लेस देन इक्वल टू, कोई दिक्कत है क्या? सभी को f0 माइनस f माइनस 7 कितना दिया बच्चे? -3, तो +3 लिख दे। लेस देन इक्वल टू आपको 14 दिख गया, तो क्या f f0 जो है वो लेस देन 11 दिख गया, दिख गया क्या सभी को? यानी f0 तो हमने निकाल लिया। अब किस पे चलते हैं? f1 पे। किस पे चलते हैं? सॉरी f-1 किस पे? तो फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, f' अभी भी लग रहा है, हाँ या ना? पहला पॉइंट f-1 माइनस f माइनस डिवाइडेड बाई -1 + 7, हाँ या ना बोल? माइनस कितना हो गया? +7। तो यहां से ये वैल्यू फिर से कितनी है बच्चे? 2 से बड़ी है, कोई दिक्कत है? डायरेक्ट लिख रहे हैं f-1 + 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 दूना 12। अच्छा ये लेस देन इक्वल टू, ओके सॉरी, हाँ इधर लेस देन, हाँ ठीक है। तो f-1 जो है वो किससे छोटी आ रही है नीचे? 9 से। तो इन दोनों का सम देख ले, f0 + f-1, f-1 ये डेफिनेटली 20 से क्या आएगा? 11 9 कितना होता है? 20। 11 9 कितना होता है? हाँ, इस दोनों का सम किससे छोटा आएगा भैया? 20 से छोटा। और दोनों को ऐड करोगे नहीं करोगे? तो दोनों का 20 से छोटा कौन सा ऑप्शन? अरे आया नहीं आया, कोई कठिनाई है क्या? क्लियर है? अभी हमने आपको बेसिक कह के ये सबसे ऊपर लेवल का प्रॉब्लम करा दिए। अब इसको ये मिक्स करेगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के साथ बाकी के साथ। ये अच्छे प्रॉब्लम, सब जेईई एडवांस के प्रॉब्लम, पहला क्वेश्चन को छोड़ के जेईई मेंस और एडवांस के ही प्रॉब्लम है। आपको बस यही समझना है कि किस क्वेश्चन में कौन सा थ्योरम लगना है, यानी एलएमईटी कहां लगनी है, रॉलिंस थ्योरम कहां लगनी है, और आईएमईटी तो उस समय लगता है जब वो चेंज हो जाए, एक नेगेटिव आ जाए और एक क्या आ जाए, पॉजिटिव, तब उसके बारे में हम सोचते हैं। बहुत रेयर है वो चीज, ज्यादातर पूछता है एलएमईटी से और रॉलिंस से। क्लियर है? चल नोट करेगा, अगला टॉपिक डालेगा फटाफट। इस टॉपिक में फिलहाल इतना ही रखेंगे।